Hello friends, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about relationship between D and mu, where D is diffusion constant and mu is mobility. Then charge, charge densities in semiconductors, generation and recombination in semiconductors, and the last one is continuity equation. Okay, so let's start. First is relationship between D and mu. D is diffusion constant. We already discussed diffusion constant in previous class, and mu is for mobility. Okay. अब क्वेश्चन ये है कि why we learn relationship between D and mu. हम क्यों रिलेशन देख रहे हैं D और mu के बीच में? क्योंकि ये दोनों ही एक फिनोमिना शो करते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक फिनोमिना. ठीक है. अब ये फिनोमिना क्या है? इस फ्रॉम फिनोमिना के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर वेरी करने पे उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं. ठीक है. तो यहाँ डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी दोनों ही कौन सा फिनोमिना शो करते हैं? स्टैटिस्टिकल डायनेमिक थर्मोडायनेमिक फिनोमिना शो करते हैं. ठीक है. यही रीजन है कि हम इनके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं. अब रिलेशनशिप क्या होता है दोनों के बीच में? रिलेशनशिप होता है म्यू एन इक्वल्स टू ई अपॉन के टी डी एन. ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, and these are for holes. This is the mobility of electron. E is charge on electron, K is Boltzmann constant, T is temperature, and Dn is the diffusion constant of electron. Okay, and on the other hand, mu p is for holes. E is charge on holes, which is equal to the charge of electron. Kt is Boltzmann constant and temperature, and dp is the diffusion constant for holes. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप होता है म्यू और एन में. अब यहां से हम निकाल लेंगे इनकी वैल्यू. तो म्यू एन अपॉन डी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन के टी. ठीक है. अगर हम इसको चेंज कर दें, डी एन अपॉन म्यू एन ले लें, तो ये हो जाएगा के टी अपॉन ई. ठीक है. सेम जब इसको चेंज करेंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा dp अपॉन म्यू पी. ठीक है. अब kt अपॉन ई, इसमें k और e तो कांस्टेंट रहेंगे. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम. ठीक है. तो ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, केवल टेम्परेचर वेरी करेगा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. dn mu n, this is for electron, this is for holes, equals to kt upon e. ठीक है. और k और e की जो वैल्यू है वो होती है t अपॉन 11,600. ठीक है. इसको हमने इस टर्म में लिख लिया. अब इस इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए. इसको आप आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं. और ये रिलेशनशिप क्या होता है दोनों के बीच में? क्यों उनके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं हम? क्योंकि दोनों ही कौन सी फिनोमिना शो करते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक फिनोमिना शो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज चार्ज डेंसिटीज इन सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. अब सेमीकंडक्टर्स में चार्ज डेंसिटीज हम देखेंगे. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकाल ली थी, जो किसके इक्वल थी? n किसकी है? n है फॉर, ये थी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और p थी होल्स की डेंसिटी. ठीक है. जो किसके इक्वल थी? ni स्क्वायर की. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है. ये किसके लिए थी? फॉर
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम आज पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होंगी चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, अब यहां पे हमने सपोज कर लिया लेट ND इज इक्वल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, जो ND है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, डोनर एटम्स की। डोनर एटम्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि पेंटावेलेंट। ठीक है, हेंस द टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज, अब डोनर एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो उनपे कौन सा चार्ज होगा, उनपे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, डोनर एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो होल्स होंगे, कुछ होल्स भी होंगे। डोनर एटम्स कहाँ होंगे, जब एन टाइप क्रिस्टल होगा, एन टाइप क्रिस्टल होगा तभी डोनर एटम्स होंगे, यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज किसमें होती है, एन टाइप में होती है। और एन टाइप में डोनर एटम्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वही एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब उस एन टाइप में कुछ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स भी होंगे। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे और होल्स भी होंगे, कुछ पॉजिटिव होल्स होंगे। होल्स पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो वैकेंसीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से चला जाता है तो उस वैकेंसी पे भी सेम चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो टोटल जो पॉजिटिव कंसेंट्रेशन यानी कि चार्ज डेंसिटी हुई वो कितनी हुई, ND प्लस पी। ND पे भी प्लस चार्ज है और P पे भी, होल्स पे भी प्लस चार्ज है। तो ये टोटल चार्ज डेंसिटी हो गई डोनर एटम के केस में। ठीक है, यानी कि एन टाइप के केस में। अब सिमिलरली अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या होंगे, एक्सेप्टर्स होंगे, यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होंगी जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इन पे कौन सा चार्ज होगा, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये एक्सेप्टर्स हैं, इनको लेना है। ठीक है, और उसमें कुछ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उनपे भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल जो उनका होगा वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, Na plus N, where Na is the concentration of acceptors ion which are negatively charged and N is the concentration of free thermally generated free electrons. ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, क्योंकि ये जो N है ये किसका है, ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो P है ये भी थर्मली जनरेटेड होल्स है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब टोटल, क्योंकि हमें पता है एन टाइप क्रिस्टल भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और पी टाइप क्रिस्टल भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू किसी एक क्रिस्टल के केस में सेम रहेगी। ठीक है, मतलब वैल्यू कितनी रहेगी, NDP इक्वल्स टू Na प्लस एन, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फॉर एनी सेमीकंडक्टर। ठीक है, चाहे वो N टाइप हो या P टाइप हो, ये वैल्यू सेम रहेंगी। क्योंकि क्या होता है, जो कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, चाहे वो N टाइप हो या P टाइप हो, वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन इक्वेशन हो गई। अगर वो इंट्रिंसिक है तो ND इक्वल टू 0 हो जाएगा और Na इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक की केस में क्या हो जाएगा, ND 0 हो जाएगा, Na 0 हो जाएगा, तो P इक्वल टू N, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और N टाइप के केस में क्या होगा, N टाइप में केवल क्या होंगे, डोनर होंगे, तो Na होगा, Na 0 हो जाएगा, तो ND प्लस P इक्वल टू N हो जाएगा। P टाइप के केस में क्या होगा, एक्सेप्टर्स होंगे, ND नहीं होगा, 0 होगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na प्लस N। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गई सभी सारे सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एन टाइप के लिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब एन टाइप के केस में क्या होगा, एक्सेप्टर्स 0 होंगे, एन टाइप में केवल डोनर्स होते हैं, तो एक्सेप्टर Na की वैल्यू 0 होगी। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगी हमारी
P इक्वल्स टू ND, P इक्वल्स टू N। अब ठीक है, अब हमें पता है N टाइप है तो ऑब्वियसली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, और जो होल्स होंगे वो बहुत कम होंगे। तो इस केस में जो N है वो किसके होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा ND के, डोनर आयंस के इक्वल होगा, क्योंकि N इज वेरी वेरी लार्जर देन P। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सिमिलरली P के केस में क्या होगा, P in N type material the free electron concentration is approximately equal to the density of donor atoms। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी क्योंकि P की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, जो थर्मली जनरेटेड होल्स होंगे वो बहुत कम होंगे इन कंपैरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होंगे, ND के। ठीक है, ये तो N टाइप की बात हो गई। अब ठीक है, we add the subscript N and P for N type और P type substance respectively। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, N तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो N टाइप में भी होंगे और P टाइप में भी होंगे, तो हमने यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट ले ली N जो हम ले रहे हैं नोटेशन वो ले रहे हैं N टाइप के लिए, N टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, PN ले रहे हैं N टाइप के होल्स के लिए। ठीक है, NP ले रहे हैं P टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और PP ले रहे हैं P टाइप में होल्स के लिए। ठीक है, ये नोटेशन ले लिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने अभी तक N टाइप का पढ़ा था, N टाइप में जो N होगा वो किसके इक्वल होगा, डोनर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, यानी कि NN जो है वो ND के इक्वल होगा। ये बात कर रहे हैं हम N टाइप की। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PN, यानी कि जब होल्स की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर में, तो वो कैसे होगी, हमको ऑलरेडी पता है जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन NP होती है किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए वो Ni² होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे NN यानी कि N टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये Ni² होगा। PN यानी होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, बहुत कम होगी, लेकिन कितनी होगी, अभी तो हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितनी होगी, तो PN इक्वल्स टू क्या होगा, PN इक्वल्स टू होगा Ni² अपॉन NN, और NN क्या है, NN इज इक्वल्स टू ND, ND इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर, तो PN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PN इक्वल्स टू हो जाएगा Ni² अपॉन ND। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो N टाइप का हो गया पूरा, N टाइप के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ND के इक्वल होगी और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन Ni² अपॉन ND के होगी। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, P टाइप के लिए निकालेंगे। तो P टाइप के लिए क्या इक्वेशन होगी, नोटेशन हमने ले लिया NP PP इक्वल्स टू Ni²। अब इस केस में क्या होगा, जो होल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे P टाइप में विथ कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हम P टाइप ले रहे हैं इसे PP ले लिया, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो PP इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई, अब हम NP की वैल्यू निकालेंगे, तो NP क्या हो जाएगा, Ni² अपॉन Na। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये हो गए हमारे N टाइप के लिए, और ये 2 वैल्यूज हो गई हमारी P टाइप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये चीज मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाई थी कि सेमीकंडक्टर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो इंट्रिंसिक है या फिर N टाइप है या P टाइप है, सब में ही जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन होता है, और किसी भी पॉइंट पे, यानी कि रूम टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे, हर केसेस में जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होता रहता है पैरेलली। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ड्रिफ्ट होता है, डिफ्यूजन होता है, लेकिन जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन भी होता है, जिसकी वजह से
जो करंट है उसकी वैल्यू वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि अगर जनरेशन होगा, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा होल्स जनरेट होंगे। जब भी जनरेशन होगा ये हमेशा पेयर में होगा, और रिकॉम्बिनेशन भी हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। जनरेशन का मतलब है जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, ऐसे ही जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, रिकम्बाइन होंगे, उतने ही होल्स भी रिकम्बाइन होंगे, यानी कि डिक्रीज होंगे, इसमें इंक्रीज होंगे। जनरेशन मतलब बनेंगे, ब्रेक होंगे, क्या ब्रेक होंगे? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे इसमें, और इस केस में कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे? फॉर्म होंगे। और ये दोनों ही चीजें पैरेलली चलती रहती हैं हमेशा, ठीक है। आप कोई भी फिनोमिना कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन पैरेलली चलता रहता है। कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड्स बनते रहते हैं, ठीक है। अब इनका भी इफेक्ट होता है सेमीकंडक्टर पे, वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अब जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया एक एन टाइप का सिलिकॉन कंसीडर किया है, ठीक है, एन टाइप का। और क्या कर रहे हैं? टी डैश टाइम पे जो होल्स की वैल्यू थी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगी, यानी कि जो थर्मली जनरेटेड होल और इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ले ली है, क्योंकि एन टाइप है, इसका मतलब उस पे डोनर एटम होगा, उसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो तो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो पी होगा वो एन टाइप में क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू केवल किस पे डिपेंड करेगी? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे डिपेंड करेगी। तो टी डैश टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या थी? P0 थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? लाइट टर्न ऑन, लाइट फॉल की गई सिलिकॉन पे, एन टाइप सिलिकॉन पे। अब लाइट फॉल हुई यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मोर एंड मोर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, जिसकी वजह से जो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो अचानक से इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये क्या है? ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि उस होल्स की कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू से P0 से इंक्रीज होके P हो गई, ठीक है। और ये P किसके इक्वल है? ये P है P माइनस P नॉट, मतलब इस वैल्यू को निकाल देंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई? P नॉट 0, P डैश 0, ठीक है, ये आ गई। और जब हम 0 पे पहुंचे, 0 टाइम पे पहुंचे, तो हमने लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। अब जैसे ही लाइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा? फिर से वो टेम्परेचर कम होने लगेगा, और जो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर बने थे वो फिर से क्या होने लगेंगे? रिकम्बाइन। तो यहां से यहां तक क्या हुआ? जनरेशन हुआ, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। जैसे ही टेम्परेचर यानी कि लाइट हटा ली गई तो टेम्परेचर अपने आप फिर से नॉर्मल हो जाएगा, जो यहाँ पर था उसी टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो जो होल कॉन्सेंट्रेशन है फिर से वो आके उसी वैल्यू पे P नॉट पे आके रुक जाएगी। और ये इस रेट से, किस रेट से? P नॉट प्लस P डैश 0 ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टॉप ई रेट से डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और कहाँ पे आके रुक जाएगी? P नॉट पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया जनरेशन का, और ये पार्ट हो गया रिकॉम्बिनेशन का। अब इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे ये कैसे हो रहा है। तो एज्यूम कर लिया T इक्वल्स टू टी टाइम, टी डैश पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर था वो यूनिफॉर्मली जनरेट हो रहे थे क्रिस्टल में, जैसे कि हमेशा होते हैं, ठीक है। और उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? P नॉट थी उस टाइम पे। An equilibrium situation is reached and the new concentration are P under the influence of the radiation, ठीक है। अब क्या हुआ? उस पे लाइट फॉल की गई, लाइट फॉल करने के बाद इंक्रीज होने लगे, यानी कि जनरेट होने लगे पेयर्स, और एक P वैल्यू पे आके ये
रुक गए, ये वो इक्विवेलेंट सिचुएशन पे आके रुक गए। ठीक है, अब द फोटो इंजेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन इज P डैश माइनस P नॉट। तो जो P की वैल्यू है वो क्या हो गई, P डैश माइनस P नॉट हो गई। ठीक है, P नॉट क्या थी, जो पहले से ही ऑलरेडी T डैश टाइम पे ऑलरेडी होल्स अवेलेबल थे, उनमें से हमने टोटल P डैश में से वो वैल्यू माइनस कर दी, तो कौन सी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आ गई जो आफ्टर लाइट जो फॉल की गई उसके बाद थी। ठीक है, अब ये होल्स अगर इतने जनरेट हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हुए होंगे इसके पैरेलल, क्योंकि ये पेयर्स में है, तो ये होल्स का पेयर और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम आगे t इक्वल टू 0 पे, जब हमने रेडिएशन रिमूव कर दिया, यानी कि लाइट जो फॉल हो रही थी उसे बंद कर दिया, अब हम देखेंगे कि कैसे जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी वो कैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है और फिर से उसी वैल्यू पे आ जाती है जिस वैल्यू से वो शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए हमने t को इंक्रीज करना शुरू किया, यानी कि t 0 के बाद t बढ़ाओगे टाइम और देखोगे तो तभी होगा ये। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है टीपी, सॉरी टॉपी, पी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम होल्स की बात कर रहे हैं, और टॉ क्या है, मीन लाइफ टाइम है। मीन लाइफ टाइम का मतलब होता है जितने टाइम के लिए, यहाँ पे होल्स की बात हो रही है, जितने टाइम के लिए होल्स एग्जिस्ट करा था। ठीक है, रिकम्बाइंड होने से पहले कितना लाइफ टाइम था, वो उसका लाइफ टाइम था किसी होल का। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे टी एन ले लेते, तो वो हो जाता कितने टाइम के लिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव किया और फिर वापस कोवलेंट बॉन्ड में चला गया। तो यहाँ पे जो टी पी है वो क्या है, मीन लाइफ टाइम है। ठीक है, किसका, होल्स का, कितनी देर के लिए एक होल्स जनरेट हुआ और टीपी टाइम के बाद वो, सॉरी टॉपी टाइम के बाद वो क्या हुआ, रिकम्बाइन हो गया और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गई, फिर एक कहीं और नया होल बन गया होगा। तो ये टॉपी टाइम क्या हुआ, मीन लाइफ टाइम है, और ये क्वेश्चन हर बार आता है टॉपी पे। ठीक है, तो P अपॉन टॉपी क्या हुआ, डिक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। P क्या थी, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन थी, अपॉन टॉपी, टॉपी क्या है, मीन लाइफ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, P अपॉन टॉपी इज द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड किस रेट से रिकॉम्बिनेशन एग्जिस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है G। G क्या है, इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड ड्यू टू थर्मल जनरेशन। अब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो जनरेशन भी हो रहा होगा, थर्मल जनरेशन। तो G क्या है, ये वो रेट है जिससे जनरेशन हो रहा है। G इज द रेट विद विच द जनरेशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब जिस रेट से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है उस रेट को हमने ले लिया dp अपॉन dt। ठीक है, डिफरेंशियल क्योंकि चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, d अपॉन dt क्या हुआ, जनरेशन माइनस रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन माइनस g क्या था, जनरेशन था, और p अपॉन टॉपी क्या था, रिकॉम्बिनेशन था। ये जनरेशन था, रेट ऑफ जनरेशन, और ये क्या था, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जनरेशन ज्यादा होगा तभी कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर जनरेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली जनरेशन ज्यादा होगा, होल्स ज्यादा होंगे और उनका रिकॉम्बिनेशन रेट कम होगा, तभी वहां पे कुछ ना कुछ होल्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने G माइनस क्या ले लिया, P अपॉन टॉपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन रेट ऑफ होल्स कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, किस रेट से होल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, अब अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन dp इक्वल टू 0, dp अपॉन dt इक्वल टू जो रेट है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या ले लेते हैं हम, रेट को 0 ले लेते हैं। ठीक है,
with no radiation falling on the sample, the whole concentration P reach its thermal equilibrium P naught. ठीक है, जैसे ही रेडिएशन खत्म हो गया, dp अपॉन dt जो रेट है चेंज का वो 0 हो गया, तो फिर से जो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन थी होल्स की P0, फिर से वो किस पे आके रुक गए, P0 पे रुक गए, नॉर्मल जो रेट था उस पे आके रुक गए कॉन्सेंट्रेशन। तो उस केस में क्या होगा, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिस रेट से जनरेट हो रहे हैं उसी रेट से रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो अब जो चेंज हो जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, g की वैल्यू पुट कर देंगे p नॉट अपॉन टॉप ई माइनस p अपॉन टॉप ई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p नॉट अपॉन p अपॉन टॉप p। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हमने ले लिया p डैश, और p डैश क्या है, p डैश टाइम पे डिपेंडेंट है। p की वैल्यू किस पे डिपेंड हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो p कुछ और था, टाइम जब डिक्रीज कर रहे हैं तो कुछ और था। तो ये जो p है वो क्या है, p माइनस p नॉट है। ठीक है, और ये p को हम किस पे डिपेंडेंट मान रहे हैं, टाइम पे। नेक्स्ट, अब जो रेट है वो क्या हो जाएगा हमारा, p डैश अपॉन टॉप ई, क्योंकि p डैश क्या है, p माइनस p नॉट। p नॉट इनिशियल वैल्यू थी और p जो उसकी पीक वैल्यू थी। अब माइनस साइन यहाँ पे क्यों लिया है, द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द चेंज इन इज अ डिक्रीज इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब क्योंकि t0 टाइम पे हमने लाइट फॉल करना बंद कर दिया तो जनरेशन रेट तो कम हो गया। ठीक है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया। जब रिकम्बाइन हो रहे हैं इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब t जब 0 था, 0 से छोटा था, तो ये थी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही t 0 से बड़ा हुआ तो जो रेट हो गया रिकॉम्बाइन होने का वो क्या हो जाएगा, p डैश t इक्वल्स टू p डैश 0 e अपॉन t अपॉन टीपी। ठीक है, और t यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, ये कैपिटल T भी ले सकते हो इसको, टेम्परेचर है, ये मीन लाइफ टाइम है, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है होल्स की, और ये टाइम, जिस टाइम से वो जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है, जिस रेट से रिकॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन रेट हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी 2020 जो जून वाला नवंबर में एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज डिक्रीज हो गई एक्सपोनेंशियली टू 0 एट टाइम कांस्टेंट इक्वल टू द मीन टाइप पे, और जैसे ही ये जो मीन लाइफ टाइम है इसके इक्वल हो जाएगा t, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो pt है वो किससे आ जाएगा, p नॉट के इक्वल हो जाएगा। और p नॉट क्या था, p नॉट इनिशियली जब लाइट फॉल होनी शुरू हुई थी वो वैल्यू थी, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये जो याद रखनी है, बाकी सब थ्योरी सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, लेकिन इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या रीजन है। अब हमने देखा सेमीकंडक्टर में बहुत सारी चीजें पैरेलली हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सेकंड डिफ्यूजन करंट है। ठीक है, अब थर्ड उसमें क्या हो रहा है, जनरेशन और एंड रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब इसकी वजह से भी करंट वेरी कर रही है, इसकी वजह से भी कर रही है, और इसकी वजह से भी कर रही है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा और करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, वैसे डिफ्यूजन भी चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट चेंज हो जाएगा।
तीन चीजें जो पैरेलली हमेशा होती रहती हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अभी तक हमने ये तीनों अलग अलग पढ़ा था, लेकिन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको बताती है इन तीनों को कंबाइन करके, क्योंकि ये तीनों ही हम, अगर आपको एक पूरा व्यू देखना है क्या क्या हो रहा है, क्या वैल्यूज होंगी एग्जैक्टली, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, किस रेट से चेंज हो रही है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टाइम का क्या इफेक्ट है, तो ये सब के लिए आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन को, जिसमें ये सबको, इन सारी वैल्यूज को कंबाइन कर दिया है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये है होल्स के लिए, एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर होल्स, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और टाइम के साथ क्या क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ ड्रिफ्ट चेंज हो रहा है, डिफ्यूजन चेंज हो रहा है, और जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में भी ड्रिफ्ट चेंज हो रहा है, डिफ्यूजन चेंज हो रहा है, और रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो होल्स होते हैं उनमें ड्रिफ्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। वैसे ही जो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन है वो हमेशा नेगेटिव में है, अभी हमने देखा नेगेटिव साइन होता है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन में कब डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं, क्वांटिटी इक्वेशंस हैं, ये आपको ओवरऑल व्यू देते हैं सेमीकंडक्टर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।